सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपका ह्यूमन ग्रोथ का पेपर हो चाहे वह एजुकेशन साइकोलॉजी का पेपर हो, कहीं ना कहीं पर आपसे 5 नंबर में पूछा जाने वाला है। ऐसा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं समय आपका बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, क्योंकि आप लोगों के 1 तारीख से पेपर हैं और एक एक मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा एरिक्सन के बारे में जानेंगे, इसके बाद में इन्होंने जो 8 अवस्थाएं बताई थी उस पर चर्चा कर लेंगे और आपका एरिक्सन का सिद्धांत लगभग समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं एरिक एरिक्सन जी का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में हुआ था और 15 जून 1902 ईस्वी को हुआ था। जर्मनी में इनका जन्म होने के बाद में ये आ गए अमेरिका और वहाँ पर बस के वहाँ की क्या ले ली, नागरिकता, यानी कि जन्म हुआ जर्मनी में और रहे आकर के अमेरिका में। नेक्स्ट देख लीजिए, वे शिक्षा के क्षेत्र में वियना विश्वविद्यालय से संबद्ध थे, यानी कि उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, वियना विश्वविद्यालय से। एरिक एरिक्सन जी जो थे वह फ्रायड से, जो मनोवैज्ञानिक फ्रायड थे, इनसे बहुत ही प्रभावित थे, पर प्रभावित होने के बाद भी इन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक कार्य को व सामाजिक अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना। यानी कि इनका जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने सामाजिक कार्यों को और सामाजिक अनुभूतियों को ही महत्वपूर्ण माना। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। तो यह पुस्तक 1950 ईस्वी में लिखी और इसमें इन्होंने 8 अवस्थाओं के बारे में बताया। साथ ही साथ देख लीजिए, इसके अनुसार मनुष्य जैविक रूप से किन गुणों को, यानी कि जो ये एरिक एरिक्सन जी थे, इनके अनुसार क्या था, मनुष्य जैविक रूप से किन गुणों को लेकर जन्म लेता है और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह जन्म के बाद किस माहौल में रहता है। यानी कि किन गुणों से वह जन्म लेता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया कि वह किस माहौल में रहता है और बचपन में वह उसके व्यवहार को किस तरह से प्रभावित करता है। यानी कि जो माहौल है, बच्चे के बचपन से में जो व्यवहार है उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है। साथ ही साथ वह प्रकृति बनाम पोषण के संदर्भ में उन्होंने पोषण को अधिक महत्व दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि जन्म कहाँ लेता है ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि वहाँ का माहौल कैसा है जन्म लेने के बाद में, और माहौल पर ही, वातावरण पे ही यह डिपेंड करता है कि बच्चे का व्यवहार कैसा होगा, किस तरह से प्रभावित होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति को इन्होंने कम महत्व दिया और पोषण को ज़्यादा महत्व दिया। इनकी जो मृत्यु थी, एरिक एरिक्सन जी को जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 12 मई 1994 को। तो इनकी मृत्यु 12 मई 1994 को हुई थी और जन्म 15 जून 1902 ईस्वी को हुआ था। अब देख लेते हैं इनकी अवस्थाएं। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास, उनको भी लाभ मिल सके, क्योंकि आप लोगों के पेपर 1 तारीख से हैं तो उनको भी लाभ मिल सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं इनकी जो 8 अवस्थाएँ थी, और इन अवस्थाओं में मैं आपको केवल और केवल बताऊंगा कि किस अवस्था के अंदर क्या क्या है। साथ ही साथ आपको केवल रटना नहीं है, केवल समझना है कि अवस्थाएं आखिरकार क्या कह रही हैं, इनकी एज ग्रुप क्या है, यानी कि किस अवस्था का जो बच्चा है वह किस प्रकार से किस अवस्था में रह सकता है। तो देखते हैं, जो पहली आपकी अवस्था है वो है आपकी विश्वास अविश्वास की अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो पहली आपकी अवस्था विश्वास व अविश्वास की अवस्था है, इसमें यह अवस्था जन्म से लेकर के 18 महीने, 18 महीने कब हो जाएगा, 1.5 साल, यानी कि 1 सही 1/2 साल, यानी कि 1.5 साल
का जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी यह अवस्था उसके अंतर्गत आएगी, विश्वास व अविश्वास की अवस्था। इस अवस्था में यदि बालक को उचित पोषण मिलता है, जब बच्चा 1.5 साल का होगा तो उसको अगर उचित पोषण मिलता है और माता पिता व सदस्यों से भरपूर स्नेह मिलता है व लाड़ प्यार दुलार मिलता है, तो क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। सही बात है, यदि बच्चे को पूरा घर सपोर्ट कर रहा है, घर उसे लाड़ प्यार दुलार दे रहा है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना जागृत होगी। परंतु यदि उसके जैविक व संवेगात्मक अवस्था यानी कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, तो उसमें अविश्वास की जो अविश्वास है वह प्रवेश हो जाता है। यानी कि जब उसकी संवेगात्मक आवश्यकता की जो पूर्ति होती है वह नहीं हो पाती है, तो उसमें अविश्वास जो है वो आ जाता है। अब देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बार बार अविश्वास व विश्वास विकसित होने पर वे जीवन भर बने रहें। उदाहरण के लिए देख लीजिए, एक बालक पूर्ण विश्वास की भावना के साथ पाठशाला में प्रवेश करता है, यानी कि पढ़ने जाता है, परंतु अपेक्षाकृत अध्यापकों से उसे क्या मिलता है, कठोर व्यवहार मिलता है, तो उसे विश्वास व अविश्वास में बदला जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं, स्नेह व संदेह की अवस्था। और केवल आपको समझना है, वर्ड्स को ध्यान देना है कि किस अवस्था में किन किन चीज़ों को कहा गया। तो जैसे कि हमारी पहली जो अवस्था थी, इसमें अगर बच्चा जो सबसे पहला बड़ा काल जो बड़ी चीज़ है वह शैशव अवस्था हो जाएगी, विश्वास बनाम अविश्वास में। 1.5 साल की उम्र हो जाएगी, जो शिशु होगा वह चलने लगेगा, और आशा व प्रेरणा की इसमें अवस्था इसको भी कह सकते हैं। जो बुनियादी नैतिकता होती है वह आशा व प्रेरणा की हो सकती है। अब देखते हैं स्वतंत्र एवं संदेह की अवस्था, यानी कि स्वतंत्रता और संदेह किस प्रकार से बच्चे में आ सकता है। यह अवस्था 8 महीने से लगभग 3 वर्ष के बीच की अवस्था है। यानी कि यह अवस्था जो है वह आपकी 8 महीने से लेकर के और कब तक की है, 3 वर्ष तक की अवस्था है। इसमें बालक काफ़ी हद तक नियंत्रण सीख लेता है, बच्चा चलने लगता है, हैंडिंग जो उसकी नेक होल्डिंग होती है वह सही हो जाती है, और बच्चा किसी भी चीज़ को पकड़ के उसकी जो दिनचर्या होती है वो वह करने लगता है। तो इस प्रकार से जो इसकी यह अवस्था होगी, यह अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है, और वह अपने बहुत से कार्य स्वतंत्र रूप से करने लगता है। स्वतंत्र रूप से बच्चा चलने लगेगा, स्वतंत्र रूप से बच्चा कार्यों को करने लगेगा, और तो अब क्या होगा, वह अगर उसके कार्य से संतुष्ट होकर परिवार उसकी प्रशंसा करते हैं, अगर वह बच्चा कार्य करने लगता है और कार्य से सब संतुष्ट होकर के परिवार उसकी प्रशंसा करता है, तो क्या होगा, उसका अनुमोदन करने लगता है। यानी कि बच्चे को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारे कार्य की प्रशंसा की जा रही है, तो उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है, और इसी को कहा गया है विश्वास बनाम अविश्वास। अब बच्चे में अविश्वास कैसे आएगा, अब ये देख लीजिए। यदि उसमें आलोचना मिलती है, यदि बच्चा कोई कार्य को कर रहा है और उसमें उसको आलोचना का प्रतीत होती है, उसकी आलोचना की जा रही है कि तुम नहीं ऐसा कर सकते, तो बच्चे में क्या होगा, अविश्वास आ जाएगा कि है मैं बच्चे को इस काम को मैं नहीं कर सकता। मगर विश्वास कब होगा, जब बच्चे को आप बढ़ावा देंगे, बच्चे को कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो उसमें विश्वास की भावना होगी। और इन्हीं विशेषताओं के साथ अगली विकास की अवस्था की ओर देखते हैं। और अगली विकास की जो अवस्था है वह है आपकी पहल और अपराध की भावना। अब बच्चा पहल और अपराध की भावना के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं आ सकती हैं। बच्चा विद्यालय भी जाने लगता है, यानी कि जब विद्यालय जाने लगेगा, क्योंकि 3 से 7 वर्ष का बच्चा हो चुका है और 5 वर्ष के बाद में विद्यालय बच्चा जाने लगता है नर्सरी स्कूल में पढ़ने के लिए। और इसको हम कह सकते हैं कि क्रीड़ा की अवस्था भी कह सकते हैं, और चाइल्डहुड तो आ ही जाता है, यानी कि प्ले एज आ जाती है बच्चे की। अब देख लेते हैं पहल और अपराध की भावना के अंतर्गत यह अवस्था लगभग 3 से 7 वर्ष के बीच शुरू हो जाती है, और इस समय बालक में आत्मविश्वास विकसित हो चुका होता है। यानी कि अगर बच्चे को हम अच्छे से कार्य कराते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं, उसको मोटिवेशन देते हैं,
तो क्या होता है, आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। वह कुछ कार्यों को पहल व आरंभ करने की जिम्मेदारी निभाने लगता है। यानी कि जब बच्चे के अंदर विश्वास होगा, जब जो दूसरी एज बताई गई, जो दूसरी आपकी बताई गई एज, उसमें क्या था, विश्वास के प्रति उसको बढ़ावा देना, कि विश्वास उसके अंदर जागृत हो। तो क्या करेंगे, जब उसके अंदर विश्वास जागृत हो जाएगा तो कुछ कार्यों को करने के लिए वो पहल करेगा कि हाँ हम इस कार्य को कर सकते हैं, आरंभ करने की जिम्मेदारी निभाने लगता है। यदि उसके द्वारा की गई पहल या आरंभ के कार्यों को परिवार के सदस्यों की सहमति मिल जाती है तो उसमें आत्मविश्वास पनपता है और उसका आत्मबल विकसित होता है। विपरीत अवस्था में अपराध की भावना पनपती है। अगर हम उसको कार्य नहीं करने देंगे, उसको प्रेरणा नहीं देंगे तो क्या होगा, अपराध की भावना बढ़ जाएगी, उसकी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और इसको हम पहल बनाम अपराध बोध की भावना भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, पहल बनाम अपराध बोध की भावना। यहाँ पर और लगाने की बजाय हम बनाम भी लगा सकते हैं, या अपराध बोध की भावना भी कह सकते हैं। जो चौथा आपका आ गया, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों ने लाइक किया। बाकी कुछ लोग समझते हैं कि लाइक करने से पैसे मिलते हैं या कुछ भी, तो वो नहीं होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। परिश्रम व हीनता की भावना, क्योंकि आप लोग बच्चों से जुड़े रहते हैं और जब उनको मोटिवेशन मिलता है तो उनमें जब अपराध कम हो सकता है, उनमें आत्मविश्वास आ सकता है, उनमें विश्वास की भावना आ सकती है। तो हमको भी अच्छा लग सकता है अगर वीडियो जब लाइक ज़्यादा मिलते हैं तो देख लेते हैं। परिश्रम व हीनता की भावना यह लगभग 7 से 11 वर्ष के बीच शुरू होती है। कभी भी आप पेपर देने जाइएगा, जितनी भी आपकी 8 हेडिंगें हैं, इनको आप लोग याद करने के बाद में इनकी जो एज है, एज ग्रुप है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आप पूरा का पूरा समझने के बाद में अच्छे से लिख लेंगे, इतना मेरा विश्वास है। मैं ये समझता हूँ कि आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो जो चौथी अवस्था, यह लगभग 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक पाठशाला जाना प्रारंभ कर देता है और वह अपने समाज के अनुसार विभिन्न कौशलों को करना प्रारंभ कर देता है। यानी बच्चा पाठशाला जाने लगेगा और समाज में थोड़ा बहुत घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है, मगर पूरी तरीके से नहीं घुल मिल पाता। पूरी तरीके से वह 11 साल के बाद ही मिल पाता है, जब उसकी किशोरावस्था आ जाती है। तो देख लेते हैं, वह अपने माता पिता व परिवार के सदस्यों के साथ तादात्म्यकरण करना सीखता है और हर समाज में कुछ ना कुछ विशिष्ट कौशल बालक को सीखने को मिलते हैं। यानी कि जैसा समाज होगा वैसे कौशल उसको सीखने को मिलेंगे। यदि समाज में सभी अच्छे हैं, अच्छे गुणों को विकास कर रहे हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि यदि आपके यहाँ अगर कोई घर में एक टीचर है तो दूसरा भी उसको सलाह देगा कि बेटा आप टीचर बन जाओ। अगर एक ने कोई ऐसा कोर्स किया है तो क्या होगा, वहाँ पर जितने भी आसपास के लोग होंगे उनको भी वह कोर्स करने के लिए वह प्रभावित करेगा, कहेगा कि ये कोर्स कर लो, अच्छा है। तो इसी प्रकार से अगर जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चे, अगर खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि समाज में रहकर के कौशलों को निर्माण किया जा सकता है, कौशलों का निर्माण होता है। जैसे कि समाज में खेती का काम, मछली पालन, व्यापार, अब यहाँ पर नौकरी भी आ सकती है। तो ये सब समाज के द्वारा ही बच्चा सीखता है। जैसा समाज होगा वैसे ही बच्चा सीखेगा। बालक उसमें संबंधित कौशल सीखता है। यदि किसी समाज में शिक्षा के प्रति रुझान ज़्यादा है तो वहाँ के लोग नौकरी की पेशे वाले हो जाते हैं और वहाँ के बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं और इन सभी कार्यों में बालक को परिश्रम करना पड़ता है। यदि वह समाज के अनुरूप कौशलों को सीखता है तो समाज उसकी प्रशंसा करता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। वह अन्यथा उसमें क्या होता है, हीनता की भावना आ जाती है। बच्चे को मोटिवेशन देना है, बच्चे को पीटना नहीं है, बच्चे को आगे बढ़ाना है, बच्चे को समाज में रहने के लायक बनाना है और समाज को सुरक्षित बनाना है। तो इस प्रकार से आपकी जो चौथी अवस्था थी वो खत्म होती है, जिसका नाम था परिश्रम व हीनता की भावना, यह हम कह सकते हैं। और कहीं कहीं पर आपको दूसरी भी चीज़ें देखने के लिए मिलती होंगी, जैसे कि एक इसी का जो दूसरा नाम है वह है अध्यवसान
अध्यवसाय बनाम अपकर्ष। अपकर्ष, तो ये भी आपको नाम देखने को मिलता होगा। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि जितनी बुकें हैं वहाँ पर आपको उतने ही तरीके के नाम देखने को मिलेंगे। पहचान, भूमिका, द्वंद्व की अवस्था, यानी कि पहचान, भूमिका, द्वंद्व। अब मैंने बताया कि किशोरावस्था में बालक क्या करता है, समाज में रहना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर बात आ गई 13 से 18 वर्ष की। जब 13 से 18 वर्ष की बात आ जाती है तो बच्चा पहुंच जाता है किशोरावस्था में। यह अवस्था 13 से 18 वर्ष के बीच होती है और इसमें बालक में स्व की भावना विकसित हो जाती है, यानी कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं उस कार्य को कर सकता हूं, मेरी पसंद ये है, मेरी पसंद वो है। तो क्या होता है, इसमें स्व की भावना उत्पन्न हो जाती है। वह अपनी क्षमताओं, अपनी कमियों, पसंद नापसंद, कार्यशैली, जीवन शैली को पहचान लेता है और उसका विकास कर लेता है। आगे देखते हैं, समाज में इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में वह निश्चित कर लेता है और समाज के साथ जुड़ना प्रारंभ कर देता है। मैं यहाँ पर अगर बताऊं कि तीनों अवस्थाएं अगर आपकी ले ली जाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो जो किशोरावस्था का बच्चा होता है वो समाज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करता है, ना कि शैशवावस्था का। शैशवावस्था का बच्चा, उसको समाज अपने साथ जोड़ने का प्रयास करता है, ना कि वह समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चा दो ही चीज़ों को देखता है सबसे ज़्यादा, एक उसका घर और दूसरा उसका विद्यालय। लेकिन यहाँ पर तीन क्षेत्र आ जाते हैं, घर, विद्यालय और समाज। यहाँ पर भी समाज से जुड़ता है बाल्यावस्था में, लेकिन जो अधिकता पाई जाती है वह किशोरावस्था में पाई जाती है। और देख लेते हैं, उसकी क्षमताओं की पहचान कर लेता है तो क्या हो जाता है, भूमिका को स्पष्ट करने में उसको समस्या नहीं होती है और वह समाज के साथ अच्छे से रह सकता है और अच्छे से कार्य को कर सकता है। इस प्रकार के लोगों में अपनी समाज में भूमिका को लेकर द्वंद्व चलता रहता है। अगर समाज उनको अच्छे से नहीं देख रहा है, अच्छी भावनाएं नहीं दे रहा है, तो क्या होगा, द्वंद्व की भावना भी उसके अंदर विकसित होगी। अब देख लेते हैं मित्रता और अलगाव की अवस्था। 19 से 35 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, मित्रता और अलगाव की अवस्था। यह किशोरावस्था के बाद की अवस्था है और यह 19 से 35 वर्ष के बीच की अवस्था है। इसमें मैंने आपको बोला 8 हेडिंग आप लोग याद कर लीजिएगा, उनका एज याद कर लीजिएगा और बाकी आप लोग किशोरावस्था, शैशवावस्था में जिस प्रकार से बच्चा जो कुछ भी करता है आप लोग उसको लिख लीजिएगा अच्छे से, केवल माइंड में सेट कर लीजिएगा कि किशोरावस्था में बच्चा क्या करेगा, शैशवावस्था में बच्चा क्या करेगा। जब बच्चे के अंदर पहचान व बनाम अपराध बोध की जब भावना होगी तब बच्चा क्या करेगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। बाकी देख लेते हैं। अब क्या होगा, जब 19 से 35 वर्ष का बच्चा होगा तो यह वयस्क हो चुका होता है और विवाह करके गृहस्थ जीवन बसा लेता है। इसी दौरान जीवन यापन के लिए कोई रोजगार, व्यवसाय भी करता है। इस प्रक्रिया में उसे व्यवहार कुशल करना पड़ता है और पति पत्नी की आपस में घनिष्ठ मित्रता होती है। परिवार के सदस्यों के प्रति त्याग, समर्पण की भावना और मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार की घनिष्ठता प्रदर्शित करते हैं वे सफल होते हैं, और यानी कि जो व्यक्ति मित्रों के साथ घुले मिलेंगे, अपने घर में गृहस्थ जीवन जो उनका होगा वह सुखमय होगा, मित्रों के साथ व्यवहार करेंगे, परिवार के सदस्यों के साथ आत्मसमर्पण की भावना जिनके अंदर होगी, उनका जो जीवन होगा वह काफ़ी खुशहालमय होगा और समाज में समायोजन भी करते हैं, क्योंकि जब ये सब गुण उनके पास होंगे तो समाज के व्यक्ति भी उनकी प्रशंसा करेंगे। परंतु जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते उनमें अलगाव व पृथकता की भावना का विकास होता है। अब जो लोग मित्रतापूर्वक नहीं घर में रहेंगे, घर में रोज लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा, वे समाज से अलग रह पाएंगे, ना कि समाज के साथ। आगे अपना देखते हैं 7वीं जो आपकी अवस्था है, सृजनात्मकता और निष्क्रियता की अवस्था, या कहीं कहीं पे आपने पढ़ा होगा जननात्मकता बनाम निष्क्रियता। यह अवस्था वयस्क अवस्था कहलाती है।
और 30 से 65 वर्ष की इसकी लगभग आयु कही गई है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा 35 से 65 वर्ष भी। तो जितनी भी बुक्स हैं इनमें मैंने तो 2-3 बुक्स को पढ़ा, तो कहीं कहीं मुझे 30 से 65 वर्ष देखने को मिली, तो कहीं पे 35 से 65 वर्ष देखने को मिली। तो देख लेते हैं। यह व्यक्ति की मध्यावस्था है। यह वह समय होता है जब व्यक्ति की विशेषता, योग्यताएं और क्षमताएं शिखर पर होती हैं और व्यक्ति अपनी सृजन शक्ति का भरपूर उपयोग कर लेता है। यानी कि अब गृहस्थ जीवन भी उसका चल रहा है, पति पत्नी का मित्रतापूर्वक व्यवहार चल रहा है, तो वह क्या करेगा, समाज में अपना योगदान करेगा और मानसिक संतोष की भी प्राप्ति होती है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो निष्क्रिय रह जाता है और उसमें हीनता की भावना विकसित हो जाती है। 8वां और लास्ट आपका ईमानदारी और निराशा की अवस्था। यह कह सकते हैं संपूर्णता बनाम निराशा की अवस्था। यह जीवन का अंतिम अवस्था है, या जीवन की जो है वह अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने, ये कह सकते हैं कि जो जीवन की अंतिम अवस्था 60 के ऊपर 65 वर्ष बताई थी, तो 65 के ऊपर भी हो सकता है। कहीं कहीं किताबों में आपको देखने को मिलेगा 50 वर्ष से ऊपर, और यहाँ पर वृद्धावस्था, दादी दादा, नानी नाना की अवस्था इसको कह सकते हैं। तो जीवन की यह अवस्था अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में किए गए कार्यों की समाज में और अपने जो उसने कार्य अभी तक किया है, जो उसने संपूर्ण जीवन में कार्य को किया है, क्योंकि यह वृद्धावस्था आ जाती है आपकी, और यहाँ पर जो भी आपने कार्य किया है उसको आप सोचते हैं कि मैंने किसके साथ गलत किया, किसके साथ अच्छा किया। तो अगर आपने किसी के साथ अच्छा कार्य किया होगा और ईमानदारी से कार्य किया होगा, तो आपके अंदर भी एक प्रेरणा आएगी कि मैंने अच्छा कार्य किया था। और निराशा जब आएगी जब आपने किसी को बुरा कहा होगा, किसी के साथ खराब कार्य किया होगा, किसी को गाली दी होगी, तो वहाँ पर आपके साथ क्या होगा, निराशा उत्पन्न होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ और कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। अगर आप लोगों को कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र अगर एक टॉपिक को बताते हैं तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, धन्यवाद।